हमारे अगले अतिथि है, हाँ, उनके बारे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। वो बम्बई की शायद बम्बई की नहीं तो पूरे भारतवर्ष की एक बहुत प्रख्यात न्यूरो सर्जन है। हाँ, तो न्यूरो सर्जन आपको पता है, न्यूरो क्या पता होता है? न्यूरो मतलब क्या? हाँ, तो अगर कुछ गड़बड़ है अंदर तो फिक्स करके वो वापस भेज देती है, राइट? तो हम उनसे बात करेंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूँ स्टेज पे, प्लीज आ जाइए। डॉक्टर जहेरा, प्लीज। शुरुआत हम आपके बचपन से करेंगे एज यूजुअल, बिकॉज ये सारे बच्चे हैं तो उन्हें बचपन आपका जानना है। राजस्थान से आप आपकी बातें सुन सकते, आप जरा बोलिए। हेलो। हाँ, गुड। तो मैं पैदा हुई थी बहुत छोटे गांव में, उसका नाम परतापुर है, राजस्थान के साउदर्न मोस्ट पोर्शन में है, गुजरात से लगा हुआ प्रदेश है हमारा। और मेरा गांव जब मैं पैदा हुई थी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो बहुत कहते हैं कि लो मिडिल क्लास परिवार से पैदा हुई थी। और मेरे पिताजी जो है उस वक्त, क्योंकि बहुत गरीबी थी हमारे विलेज में, तो वहाँ कोई काम नहीं था, तो वो नौकरी ढूंढते हुए पहले पूना गए, क्योंकि वहाँ पर उनके मामा जी थे। वहाँ कोशिश करी, नहीं मिली नौकरी, तो फिर पूना से वो बॉम्बे गए। और उस वक्त की बात है ये, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के आसपास की बात है। So Quit India movement had started at that time, and so he went from Mumbai, from Partapur to पुणे गए, पुणे से मुंबई गए। देश का माहौल अच्छा नहीं था, बहुत दंगे हो रहे थे सब जगह। फिर किसी ने उनको बताया कि आप कैलकाटा जाइए, कैलकाटा में चीजें रिलेटिवली काम है, अमन है वहां पर। और उनके अंकल वहां भी थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी नौकरी यहाँ पर मिले। तो उनको एक नौकरी मिली, तो वो थोड़े से जैसे नौकरी में सेटल हुए, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक्सपीरियंस हासिल किया, मेहनत करी। फिर जब वो कॉन्फिडेंट हुए, तब उन्होंने गांव आके शादी करी, मैं पैदा हुई, और फिर मुझे और मेरी माँ को उन्होंने कलकत्ता बुलाया। उनका एक हार्डवेयर का बिजनेस था। फिर उन्होंने हाँ, जो है मेहनत करके नौकरी से, नौकरी के बाद उनके दो भाई थे, उनको बुलाया, तो तीनों ने मिलके एक छोटा सा हार्डवेयर का शॉप खोला। तो क्योंकि वो गांव से थे, तो पाइप्स, ट्यूबवेल्स, एग्रीकल्चर, वो सब चीज से बहुत जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कहा इस चीज के बारे में मुझे पता है कुछ, तो इसका क्यों ना बिजनेस किया जाए। तो उन्होंने छोटा, बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया वो बिजनेस, और काफी काफी ठीक ठाक उनका बिजनेस चल पड़ा। तो फ्रॉम बीइंग लो मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली में आ गए। और उस वक्त स्कूल एजुकेशन बहुत बहुत सस्ता था, कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए भी इतनी ज्यादा फीस नहीं थी। तो हम लोग, मैं पहली जनरेशन हूँ जिसको प्रॉपर एजुकेशन मिला, क्योंकि मेरे फादर सिर्फ मैट्रिक पास थे, और मेरी मदर ने 7th क्लास में ही पढ़ना छोड़ दिया। तो हमारा हमारा जो जनरेशन है, हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पेरेंट्स के प्रयास के हिसाब से हम लोग बहुत आगे पढ़े। उन्होंने पूरी अपॉर्चुनिटीज दी, उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं करी कि हाँ ये लड़कियां है नहीं पढ़ेगी। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो दोनों बहन हम लोग डॉक्टर्स हैं, और एक भाई इंजीनियर है, तीसरा चौथा भाई फिर बिजनेस कर रहा है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रादर लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी बम्बई में। तो उनको ये था कि बस बच्चे पढ़ लिख ले, और कोई प्रेशर नहीं था, जितना पढ़ना है आगे पढ़ो और हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैंने स्कूलिंग फिर कैलकाटा में शुरू की मेरी। बहुत अच्छी स्कूल थी हमारी, इंग्लिश मीडियम थी, और बचपन से ही मुझे किताबों से बहुत प्यार था। मैं बहुत किताबें पढ़ती थी। उस जमाने में पावर कट्स बहुत होते थे, उसको लोड शेडिंग बोलते थे हम लोग। लोड शेडिंग हो गया तो पूरा शहर अंधेरे में चला गया। अंधेरे में वो बड़ी एक कैंडल या एक लैंटर्न जला के कोने में मैं बैठ जाती थी, किताबें पढ़ती रहती थी, किताबें पढ़ती रहती थी।
स्कूल की किताबें नहीं, सॉरी, बाकी किताबें, दुनिया की सारी बाकी किताबें पढ़ती थी। और स्कूल में ऑटोमेटिकली अच्छे ग्रेड आ जाते थे। ऐसे कोई खास शौक नहीं था पढ़ने लिखने का, खाली किताबें पढ़ने का। आपको साइंस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, आपने मुझे बताया, तो उसके बारे में कुछ जरा। बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी, कतई नहीं थी। मुझे तो राइटर बनना था। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे लैंग्वेज में, लिटरेचर में। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी, सेकंड लैंग्वेज बंगाली और थर्ड लैंग्वेज हिंदी। तीनों में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होते थे लैंग्वेज में। तो मुझे यही था दिमाग में कि राइटर बनना है। काफी काफी फेमस थी मैं स्कूल में, क्योंकि इसके एसेज, इसके कॉम्पोजिशन टीचर्स मेरे हमेशा पढ़ते थे आके कि देखो ये जहरा का कॉम्पोजिशन है, सुनो तुम लोग। तो मैं तो बहुत उसमें आई वाज वेरी हैप्पी कि इतना अप्रिशिएट हो रहा था। तो मेरे दिमाग में यही था। साइंस तो ठीक है, ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन मुझे तो राइटर बनना था। घर में आप गुजराती बोलते थे, तो ये चौथा लैंग्वेज? ये चौथा लैंग्वेज गुजराती। और लैंग्वेजेस से मुझे वैसे भी बहुत प्यार है, तो मैं जहाँ जाती हूँ वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती हूँ, और वो नेचुरली मैं सीख भी जाती हूँ। तो इसके बाद मैंने फिर उर्दू भी सीखी, अरबिक, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं हम लोग, तो अरबिक भी सीखी। और जर्मनी में पढ़ने गई तो जर्मन भी सीखी। तो लैंग्वेजेस पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये मोड़ कैसे आया कि आप इस दिशा में चले ये लैंग्वेजेस मोड़ से? ऐसे आया कि मेरे से छोटा भाई है, तो उसको पता था कि घर में किसी को पता नहीं था कि नीट क्या है, जॉइंट एंट्रेंस क्या है, क्योंकि वो पढ़ाकू फैमिली थी ही नहीं। तो मेरे भाई को पता चला कि ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के। उसको पता था कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो उसने कहा कि मैं जॉइंट एंट्रेंस के फॉर्म्स लाता हूँ, और क्योंकि तुमने साइंस ले लिया, टीचर ने मुझे फोर्स किया साइंस लेने को, सॉरी +2 में, कि तुम्हारे मार्क्स साइंस में भी अच्छे हैं, आर्ट्स में भी अच्छे हैं, तो क्यों ना साइंस ले लो। बहुत मुश्किल से कन्विंस करके मुझे साइंस में लिया, लेकिन मुझे वापस पता था कि मैं कॉलेज में तो वापस आर्ट्स ही लूंगी। तो टाइम बिंग के लिए +2 में आ गए। फिर उसने वो फॉर्म लाके मेरे से भरा, एग्जाम भी दे दिया, और एग्जाम में पास भी हो गई। तो अब ये मेरे सामने एक क्राइसिस आया कि अभी तो मुझे चूज करना है कि मुझे मेडिसिन में जाना है कि मुझे आर्ट्स में जाना है। तो मैंने बहुत कोशिश करी सबको समझाने की फैमिली में कि नहीं, मेरा तो पहला प्यार तो मुझे लैंग्वेजेस है। उन्होंने कहा कि देखो, दूर दूर तक कोई फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, और लोग कितना तड़पते हैं अंदर आने के लिए मेडिसिन में, और तुम्हें ऐसे मिल गया है, इतने अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन हुआ है, और तुम मना कर दे। तो जैसे तैसे करके मुझे समझा के मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अब मेडिकल कॉलेज गए तो दुनिया पूरी अलग थी, क्योंकि कैलकाटा में पूरे वेस्ट बंगाल से, छोटे छोटे गांव से, छोटे टाउन से और बिग सिटी से लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आए, और हर किसी का बैकग्राउंड अलग था। मेरा कॉन्वेंट स्कूल बैकग्राउंड बहुत अलग था, बहुत एक इन अ वे प्रिविलेज बैकग्राउंड था, लेकिन ये बैकग्राउंड बहुत अलग। मैंने देखा कि बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, वो बंगाली में नोट्स लिखते थे, क्लास नोट्स, और इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा कितनी स्ट्रगल करके लोग यहाँ पहुंचे, और मुझे कैसे जैसे ऑटोमेटिकली मिल गया। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करते हैं हम लोग। तो कैडेवरिक बॉडी, डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं फॉर्मलिन में। तो वो फॉर्मलिन जो केमिकल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आंखें जलती है, नाक जलता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जलता है, इतने फ्यूम्स आते हैं। और वो बॉडी भी कुछ बहुत सुंदर तरीके से नहीं प्रिजर्व करते, तो कभी कभी सूख जाती है कभी। और हर स्टूडेंट को लगता था कि ये कैसे खत्म हो ये लेक्चर और बाहर जाए, खुली हवा ब्रीथ करे और नॉर्मल हो जाए। लेकिन मुझे कभी वो रूम छोड़ने का मन ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है ऊपर वाले ने बनाई है, कितनी ब्यूटीफुल, इट्स द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट दैट यू कैन इमेजिन। कि ऐसे मसल्स है, ऐसे नर्व है, ऐसे हार्ट है। तो
मैं घंटों घंटों वहां पर, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, 2 गर्ल्स, तो हम लोग बहुत टाइम निकालते थे वहां पर साथ में, बस ये देखने के लिए कि सब चले जाए, फिर हम लोग आराम से डिसेक्शन करें। तो वो हमारी किताबें रहती थी, उस जमाने में इंटरनेट कुछ था नहीं, तो वो किताबें खोल करके वो मैच करते थे कि अच्छा ये नर्व है, ये मसल है, ऐसे कर करके बहुत टाइम निकालते थे वहां पर। तो उससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि नाउ आई वांट टू बी अ सर्जन। पहले जो एकदम रिपल्शन था कि नहीं मेडिसिन तो नहीं लेना है, अब तो मेडिसिन लेना है और जाना है सर्जरी में। तो ये शुरुआत थी। तो ऑलमोस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। समझे ना? सो मेडिकल स्कूल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मतलब हाँ, मेडिकल स्कूल मेडिकल वाज स्कूल लाइक एमबीबीएस। एमबीबीएस, तो हाँ। वो एमबीबीएस कैलकाटा से हुआ। अब उसके बाद आगे भी जाना है, सिर्फ एमबीबीएस से तो सर्जन कोई नहीं बन जाता। इस बीच फिर हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। मेरे चाचा है, हम लोग जॉइंट फैमिली थे, बहुत बड़ी फैमिली, खूब सारे बच्चे, खूब सारे एडल्ट, सब लोग मजा करते थे, मस्ती करते थे, और मैं पढ़ने में बैठ गई थी। सबसे सबसे बदमाश लड़की क्लास की मैं होती थी एक जमाने में स्कूल में, तो वो पूरा रोल रिवर्सल हो गया, सबसे पढ़ाकू मैं बन गई, पूरा उल्टा। सब लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, और मैं किताब लेके बैठी हूँ, ये हड्डी हाथ में है, फीमर को देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे बोलना है एग्जामिनर के सामने। तो सब लोग कहते थे कि ये तो गई हाथ से। तो अब एमबीबीएस के बाद सर्जरी के लिए जाना है, तो उसके लिए भी एग्जाम देनी है। इस बीच जो है दूसरा प्यार हुआ, सो आई मेट माय प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और हम लोग ने सोचा कि यस वील गेट मैरिड। अब वो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरे हस्बैंड आपके सीनियर्स थे? सीनियर थे, और मुझे शुरू करना था, तो उसके लिए फिर वापस एंट्रेंस एग्जाम देनी है, क्योंकि उस जमाने में कोई प्राइवेट कॉलेजेस थे भी नहीं, और होते भी तो इतना पैसा हम लोग के पास नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो फिर ऑल इंडिया एग्जाम दिया वापस, तो उसमें मुझे सिलेक्शन में मिला भोपाल। तो फिर कैलकाटा से फिर पूरा मध्य प्रदेश चले गए, भोपाल गए। अब भोपाल में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी, जो क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 75% जो होता था वो ऑल इंडिया कोटा से किसी भी स्टेट में जाएगा, और 25% लोकल स्टूडेंट्स वहां के होंगे। तो मैं वो 75% कोटा से वहां भोपाल गई। अब वहां होता क्या था कि बाहर के स्टूडेंट्स आते थे, तो वहां के लोकल स्टूडेंट्स बड़े रेजिस्ट करते थे कि वो हमारी सीट जैसे ले गए। तो हम तो ले नहीं गए, ऑल इंडिया एग्जाम है, हमने राइट किया। तो वो क्या करते थे, डरा धमका के स्टूडेंट्स को भगा देते थे वहां से, ताकि वो सीट खाली हो जाए और लोकल स्टूडेंट्स को मिल जाए। ऐसे हुआ हमारे सीनियर्स के साथ कि वो लड़के आए, लड़कियां आई, उनको रेलवे स्टेशन से ही पकड़ लिया, उनकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फाड़ दी, और कहा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम गुंडे भेजेंगे आपके पास, वो आपको मारेंगे, आपको फिजिकली हार्म करेंगे। तो बड़ा डर का माहौल था उस जमाने में। ना कोई मोबाइल फोन था, आप किसी को बता सकते हो, फैमिली को फोन नहीं कर सकते। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ये सोचा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके नहीं जाएंगे वहां। तो हम सीधे ऐसे जैसे नॉर्मली स्टेशन से किसी को पता नहीं चले कि हम किस काम से आए हैं, डीन की ऑफिस में चले गए। डीन की ऑफिस में हमने ये कहा कि देखो हमने ये सुना है आपके कॉलेज के बारे में, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने ये सुना है कि ये होता है और हम बहुत डरे हुए हैं, तो हमने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हम नहीं लाए। उन्होंने कहा बहुत गजब का काम किया तुम लोगों ने, कि यस ये दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हुआ है, और हम कैसे इसको रोके, तो शो मी योर फोटोकॉपीज, और हम आपको एडमिशन दे देंगे, एंड देन आप लेटर ऑन सबमिट कर देना। तो ये शुरुआत हो गई। अब मैं एंटर तो हो गई, लेकिन वो बहुत सारी रिजेंटमेंट थी वहाँ के लोकल में, लोकल लड़कों में स्पेशली। एक लड़का स्पेशली जिसको सीट डिनाई हुई थी मेरे कारण से, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड था, बहुत कनेक्टेड था। तो
हमारा जो कॉलेज था इट वाज ऑन टॉप ऑफ अ हिल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और गर्ल्स हॉस्टल वाज ऑन अनदर हिल, और बीच में एक छोटा सा एक पाथ था, थोड़ा सुनसान रहता था वो जगह सुनसान रहती थी। तो मुझे बताया गया कि देखो तुमको रहना वहीं पर है और तुम उस रास्ते से कॉलेज आते हो, हॉस्पिटल आते हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त वहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक के विक्टिम्स होते थे। कुछ भी किसी के साथ कुछ भी बदला लेना हो तो वो एसिड फेंकते थे। तो ये सुन के तो मैं बहुत ही डर गई, बिकॉज वो जो लोग थे वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। लेकिन मैंने एक बार सोचा, मैं कहा बात तो एकदम सही है कि ये रास्ता बहुत सुनसान है, मैं कैसे जाऊंगी, रात को कॉल आई हॉस्पिटल जाना है तो कोई बॉडीगार्ड तो लेके नहीं जाऊंगी, मुझे ही जाना है। तो वो एक क्राइसिस का टाइम था मुझे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या छोड़ के चली जाऊं। वापस मैं डीन के पास गई, डीन को मैंने बताया और मैंने सबके नाम लिए कि ये लड़के हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये किया है, ये मुझे मैसेज कन्वे किया गया है। तो वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो गए मेरे तरफ। उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरी यूनिट में, तो ही वाज आल्सो अ सर्जन, तो आज से तुम मेरी यूनिट में, फिर मैं देखता हूँ कौन के साथ तुम्हारे साथ क्या कोई करता है। उसके बाद आई वाज वेरी रिलैक्स, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट वाज इन द ओपन, तो मैं डरी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोग डराना बहुत बखूब जानते हैं, वो समझते हैं कि कैसे किसी के साथ साइकोलॉजिकली प्ले करना। मैं डरी नहीं, मैं सीधे डीन साहब के पास गई। तो फिर मास्टर्स हो गई जनरल सर्जरी में, पास भी हो गई अच्छे नंबर। एक पॉज, आपका लव एट फर्स्ट साइट के बारे में आपने इतने डिटेल में बताया, लेकिन लव एट सेकंड साइट उसके बारे में कुछ बताइए। सो लव एट सेकंड साइट, मेरे हस्बैंड राजस्थान से है वो भी, एंड एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस था, वहां पर हम लोग मिले थे, और मुझे बहुत एज अंडरस्टैंडेबल बहुत सारे रिश्ते मेरे फैमिली से आते थे, इसके साथ करो, उसके साथ करो, इसके साथ, मुझे कोई समझ में ही नहीं आता। तो बड़े बड़े परेशान थे वो लोग कि इसको पता नहीं कौन सुपरमैन चाहिए, तो वो सुपरमैन भी लाके देते थे, तो मुझे लगता था कि इसका ये एटीट्यूड सही नहीं है, कुछ ना कुछ, मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली क्या पॉइंट था, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। तो वो लोग कहने लगे कि शायद बहुत अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डनरी समझती है, ऐसे कोई शी इज नॉट समथिंग स्पेशल टू लुक एट, तो पता नहीं क्या चाहती है लड़के में, या कुछ ये चाहती है कि वो जैसी अंग्रेजी बोले, वो सामने वाला भी ऐसे, तो वो तो कभी उसके साथ मेजर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो आई वॉज द टॉपर इन द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑल्सो इन इंग्लिश। तो फिर जब मेरे हस्बैंड से मैं मिली, उनको अंग्रेजी आती ही नहीं थी। ही इज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल। तो जब उसने एमबीबीएस ज्वाइन किया, तो वो जो जैसे मेरे क्लासमेट्स बंगाली में नोट्स लिखते थे, तो वो हिंदी में नोट्स लिखता था, फिर घर जाके डिक्शनरी खोल के उसको ट्रांसलेट करता, फिर अपने पक्के नोट्स बना। फिर मैंने देखा कि इसकी हिंदी तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, और मेरी बहुत चालू टाइप की हिंदी। तो मैं कहा जैसी मेरी अंग्रेजी है तो उसकी हिंदी है, सो व्हाट्स द हार्म। और अदरवाइज ऑल्सो, तो उसके अंदर में जैसे मेरे अंदर में एक पैशन था, तो उसके अंदर भी एक पैशन था, और उसके हाथ बहुत आर्टिस्टिक थे, सर्जन हैंड्स थे। एक पर्टिकुलर चीज है जो मैं नहीं समझा सकती, एक इशारों से समझ जाते हैं कि कौन एक सर्जिकल माइंडेड पर्सन है। तो दैट वाज लव एट सेकंड साइट। तो फिर मैंने हाँ बोली, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सरप्राइज हुए कि हिंदी मीडियम स्कूल से लड़का तुमने हाँ बोल दी। यस। आप न्यूरो सर्जरी में कैसे गए? तो आपके पास एक मोटिवेशन था ना, तो मोटिवेशन, हाँ कुछ तो हुआ। मोटिवेशन घर में मेरे चाचा को ब्रेन ट्यूमर हुआ। उस जमाने में कलकत्ता में ऐसी कोई बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं थे, ऐसे फेमस कोई न्यूरोसर्जन नहीं थे जो उस ट्यूमर को डायग्नोस करे और ट्रीट करे। फिर हम लोग कलकत्ता से वेल्लोर गए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन था उस जमाने में।
तब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मैंने वो पूरा ट्रीटमेंट, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद उनकी डेथ हुई, उनकी मौत हुई, वो सारा कुछ देखा, कीमोथेरेपी और पूरी जो सफरिंग थी वो 2 साल की, मैंने फर्स्ट हैंड देखा। मैंने देखा कि एक ब्रेन ट्यूमर से क्या तकलीफ होती है एक इंसान को, और फिर सर्जरी के बाद उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, तो वो दूसरी सर्जरी हुई, उसके बाद उनकी स्पीच चली गई, उनका एक साइड पैरालाइज। तो ये तकलीफ इट वाज सामने थी, साक्षात मेरे सामने थी। तो ये एक मेरे बैकग्राउंड में तो था ही। तो जब मैं सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मुझे लगा एक 2 चैलेंजेस थी मेरे दिमाग में। एक, मैंने लिवर के पेशेंट्स बहुत देखे थे, तो मुझे लगा कि लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में उस वक्त नहीं होता था, तो लिवर हेपेटोबिलियरी, और दूसरा न्यूरो। मैंने कहा न्यूरो बहुत टफ है। मैंने दिमाग में ये सोच लिया था कि मैंने कोई देखा नहीं कि कोई वुमन न्यूरो सर्जन भी है, न्यूरो पॉसिबल नहीं। सो हैपन कि मेरे हस्बैंड उस वक्त डीएम न्यूरोलॉजी करने गए दिल्ली, तो उसने कहा कि हाँ मैं न्यूरोलॉजी कर रहा हूँ, तो तुम न्यूरो सर्जरी करो। देखा, तुम तो ऐसे नेचुरली बात कर, न्यूरो सर्जरी करो, कौन मुझे लेगा, कौन मुझे एडमिशन देगा। उसने कहा ये एग्जाम है, एग्जाम राइट करो। तो देन आई वेंट टू दिल्ली टू राइट द एग्जाम। ही वाज ऑलरेडी इन दिल्ली। तो दिल्ली में उस वक्त सिर्फ 2 कॉलेजेस में न्यूरो सर्जरी, जैसे ये पीएचडी है, न्यूरो सर्जरी ऑफर करती है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, नाम सुने ही होंगे आप लोग, और एक दूसरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत हॉस्पिटल। तो जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गई तो वहाँ फॉर्म्स लेने गई मैं, और मैं फैकल्टी से मिलने गई, तो उन्होंने कहा न्यूरो सर्जरी नहीं, डोंट अप्लाई, यू आर गोइंग टू डू न्यूरो सर्जरी, डोंट अप्लाई एज अ वुमन, डोंट अप्लाई, क्योंकि हम नहीं लेंगे। मैंने कहा कि ये तो एक ब्रिक वॉल जैसे लगा दिया मेरे सामने कि हम नहीं लेंगे तुमको। और उस वक्त में मैं थी भी बहुत दुबली पतली, तो हड्डियां दिखती थी, तो पॉसिबल है कि उन्होंने सोचा कि फिजिकली ये कैपेबल नहीं है। मैंने कहा ओके, मैं नहीं वहां का फॉर्म भरूंगी। दूसरा इंस्टीट्यूट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो मैंने वहां किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया कि तुम नहीं करो, एटलीस्ट वो बात अच्छी। तो वहां पर मैंने फॉर्म भरा और एग्जाम दिया। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने एग्जाम में टॉप किया। 2 सीट होती थी, मुझे लेना ही पड़ा। आई एंटर्ड द डिपार्टमेंट। उस वक्त वाइवा और प्रैक्टिकल्स भी थे, उसकी स्टोरी बताइए। आई थिंक उनको बहुत तो एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक रिटन एग्जाम होता है, फिर एक वाइवा होता है, ओरल एग्जाम, और प्रैक्टिकल जैसे शॉर्ट केस आपको देंगे, तो ये केस के बारे में डिस्कस करो। तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो वाइवा प्रैक्टिकल उनके हाथ में है कि कैसे उसको, जैसे किसी को बहुत इजी केस प्रेजेंटेशन दे दिया या कोई वेरी लीडिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जिसको बहुत इजीली आप आंसर करो, एंड द मार्क्स आर वेरी सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। And written, of course, is a written multiple choice question. Either you get it right or wrong, 0 or full marks. तो जो वाइवा था मेरा डिजास्ट्रसली गया, प्रैक्टिकल डिजास्ट्रस। मुझे लगा कि मुझे पता नहीं why they are leading me the wrong way. बहुत डिप्रेस हो गई थी, मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा ये। जब रिजल्ट आया तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि मैंने थ्योरी में इतना ज्यादा स्कोर किया, बहुत टफ क्वेश्चन थे थ्योरी में, तो उसके बावजूद मेरे मार्क्स इतने हाई थे कि बाकी लोगों से मैं टॉप कर गई। तो दैट्स व्हाई दे हैड टू टेक। और आपने अनपेड पोजीशंस भी की है उस वक्त, जो लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया था उस वक्त, तो उसके बारे में बताइए। तो पहले जैसे मैं एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, तो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए कि न्यूरो सर्जरी चीज क्या है। मैं एक क्लिनिकल सेंस होता है ओरिएंटेशन का कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, किस तरह से पढ़ूं, तो एक जस्ट कि मैं समझूं कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करना क्या होता है, पेशेंट्स क्या होते हैं, कैसे, प्रैक्टिकल सेंस। तो मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मैं
पूछने गए कि मुझे रेसिडेंसी करनी है यहाँ पर, तो प्लीज गेट, इफ यू हैव अ जॉब आई एम विलिंग फॉर दैट। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास कोई पेड जॉब नहीं है। मैंने कहा मुझे अनपेड चलेगा। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अजीब पागल लड़की है, अनपेड जॉब करेगी, यस वी हैव अ जॉब फॉर यू, तो यस वी हैव अ जॉब फॉर यू। सो वो 4 महीने एग्जाम तक में 4 महीने मैंने वहां काम किया। वो जहाँ के वो जो पेड लोग थे वो हर वक्त छुट्टी लेके, जरा तू मेरी ड्यूटी संभाल, वो कहते मेरी सगाई है तू मेरी ड्यूटी संभाल, मेरे घर में पार्टी है तू मेरी ड्यूटी संभाल। तो मैं क्रॉनिकली मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ड्यूटी पर ही रहती थी। तो पॉसिबली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये नोटिस किया। तो 4 महीने खत्म हुए, फिर मुझे एग्जाम के लिए जाना था तो मैं रिजाइन किया वहां पर। तो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे प्रिंसिपल के मेडिकल डायरेक्टर के पास ले गया कि ये 4 महीने से अनपेड काम किया है, उसने मेरे बाकी 6 रेजिडेंट से ज्यादा काम किया। तो 4 महीने की सैलरी उसने मेरे हाथ में। वंडरफुल। Yeah. So this was my gift from him. He says, no, she worked more than all these 6 residents. So then I had some money in my pocket, so that I felt good about it. कि एक इतना सीनियर पोजीशन पे आ गए आप, MS जनरल सर्जरी है और आपके पास पैसे नहीं हैं, और आप ऐसे हो कि आप किसी से मांग नहीं सकते, ना पेरेंट्स से मांग सकते हो ना इन लॉज से मांग सकते हो। क्या तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का सोर्स था कि मुझे 4 मंथ्स की सैलरी मिली। मौलाना आजाद, उसके बारे में बताएंगे, वो कैसे हुआ? तो मौलाना आजाद जब शुरू हुई मेरी न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंग, तो मैं पहली औरत थी जो वहां पर न्यूरो सर्जरी के लिए शुरू किया ट्रेनिंग। तो उस जमाने में हमारे पास, जैसे अभी न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत फैंसी टूल्स है हमारे पास, अगर आप लोग करना चाहो तो आप कहोगे कि यस ब्यूटीफुल, कितना टेक्नोलॉजी एडवांस किया है, कितने ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस वक्त ब्रेन के अंदर जाने के लिए पहले ही स्कल है, तो स्कल में होल्स बनाने हैं, स्कल का विंडो बनाना है, तो हाथ से इंस्ट्रूमेंट से होल बनाओ, हाथ से। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल, हाँ, हैंड हैंड ड्रिल, ड्रिल, ओके। हैंड ड्रिल। और फिर आपका बॉस बैठा है, स्मोक कर रहा है कॉफी रूम में, कॉफी पी रहा है, स्मोक कर रहा है। जहरा स्किन, मतलब स्किन से शुरू करते हैं और ब्रेन के ऊपर एक ड्यूरा कवरिंग होती है, स्किन टू ड्यूरा इन 25 मिनट्स। मुझे लगता है ये पागल लोग हैं ये, एक तो इतने ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई शार्पन करता नहीं है, और फिर कहते हैं कि 25 मिनट्स में, और अगर छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई तो पूरी दुनिया में वो ऐलान करेंगे कि ये न्यूरो सर्जरी करने आई, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। तो बहुत बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब था मेरे साथ। अब लग रहा है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना, अब तो मेरे पास जैसे मर्सिडीज ड्राइव कर रही हूँ ऐसे लगता है। तो मारुति 800 थी उस जमाने की, और अब मर्सिडीज शायद बाइसिकल थी। आपने कुछ बहुत सारे मानसिक गहराइयों में आप पहुंच चुकी थी, उसके बारे में बताएंगे कि बच्चे रिलेट कर सकते हैं? तो मेरे साथ जो 2 सीट्स थी, तो जो दूसरा कोलीग था वो दरअसल मेरा कोलीग था न्यूरो सर्जरी में फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो ऐसे में से 3-4 साल सीनियर था। तो वो किसी और कॉलेज से उसको रेस्टिकेट किया, तो वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ आया। अब एटीट्यूड बहुत ही खराब था। तो जैसे हमारी ड्यूटी ऑन कॉल्स ड्यूटी होती है, हम तो आज सपोज मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी है, आज शुरू हुई, तो 2 हॉस्पिटल्स, बड़े ह्यूज हॉस्पिटल्स दिल्ली के, उनको कवर करना है। जितनी भी न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज है तो उसको मुझे मैनेज करना है। जैसे कोई पेशेंट आया ब्रेन हेमरेज का रात को, तो उसको मुझे रात में उसका ब्लड अरेंज करना है, उसका सारा कुछ ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ अरेंज करना है, उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है, इमरजेंसी है, जाहिर है ऑपरेट करना है। अब मैं पेशेंट के पास जाऊं
और पेशेंट को बोलूं कि ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन 6 बोतल खून दे दो पहले, तो वैसे ही फैमिली वाले डर जाएंगे कि 6 बोतल कहाँ से लाएंगे। देखो, इसका कोई मैं गारंटी नहीं लेता, ये मर सकता है, जी सकता है, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंट क्या बोले, साहब हमें सर्जरी नहीं करवानी, उसको बोलते हैं नेगेटिव कंसेंट, साहब हमें सर्जरी नहीं करवानी। एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, तो उसकी कॉल में जितने पेशेंट्स होते थे, क्योंकि उसको आराम से सोना होता था, तो वो सर्जरी कोई होती नहीं होती थी, वो आराम से अपनी पढ़ाई करता था, एग्जाम के लिए सो जाता। नेक्स्ट डे मेरे सेट ऑफ इमरजेंसीज मेरे लिए है ही, और प्रीवियस डे के सारी इमरजेंसीज वेट कर रही, क्योंकि बॉस तो सुबह मॉर्निंग मीटिंग में आके पूछेंगे कि क्या क्या कॉल्स थी, तो कि ये नहीं, उसके पास ब्लड नहीं अरेंज हुआ, नहीं सर उसका ये नहीं हुआ, तो दे विल लुक एट मी, मतलब ये मेरा काम है, उसको कुछ नहीं बोलना है, पैम्पर्ड है वो, बड़े आर्मी कर्नल का बेटा था वो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, तो उसको कुछ नहीं बोलना है, तो मुझे वो भी हैंडल करना है मेरी। तो जिस दिन मैं ड्यूटी पर होती थी, वो ऑपरेशन थिएटर था, बच्चे बहुत, पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी बहुत थे, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बास में था, तो माए बच्चों को गोद में लेके लाइन से बैठ जाती थी, उनको पता था कि ये डॉक्टर ड्यूटी पर है, वो सब कर लेंगे, ठीक है। फिर वो एल्डरली पेशेंट, फिर वो हेमरेज, पूरी रात में ऑपरेट करती रहती। नेक्स्ट डे तो जैसे मेरी बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा टॉर्चर, फिर एग्जाम के सामने जाके पढ़ाई का तो टाइम मिला नहीं, टाइम कैसे निकल गया, काम ही काम में निकल गया। फिर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स होती थी डिपार्टमेंट में, तो वो तो फट क्वेश्चन के आंसर देते, क्योंकि वो तो वैसे ही 3 साल की रेसिडेंसी करी थी, फिर यहाँ आके काम नहीं किया था। फिर ऐसा स्टेज आया, और वो ऐसे, मेरा जो कोलीग था वो सबको ऐसे बताने की कोशिश करता था कि जैसे पास ही नहीं होगी, इसकी तो कोई कैपेबिलिटीज है ही नहीं, कि लॉस्ट कॉज है, कोई ये नहीं देख रहा है कि मैं कितना काम कर रही हूँ या उसके रिजल्ट्स क्या है। अल्टीमेटली सर्जरी करना मतलब सक्सेसफुल सर्जरी, कि एग्जाम लिखना सर्जरी है, लेकिन एग्जाम डिग्री के लिए इम्पोर्टेंट था। तो सबको ये बताया गया कि शी इज यूजलेस, उसके ग्रेड्स नहीं है, उसका ये नहीं है, उसकी थीसिस भी देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मुझे ऐसे स्टेज पे मैं आई, कभी मुझे लगता था, वो 5th फ्लोर में हमारा डिपार्टमेंट था, मैं कूद जाऊं, क्या करूं मैं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, ऑब्वियसली मैं नहीं कूदी, इससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन आता है ऐसे वीकनेस का मोमेंट। फिर एक दिन मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो गया, तो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गई, मैं कहा देखो आपका सपोर्ट नहीं है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप चुप बैठे हैं, तो ठीक है, मैं एग्जाम लिखने के काबिल नहीं हूं, तो मैं रिजाइन करती हूँ, मैं रिजाइन करती हूँ, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी अ न्यूरोसर्जन एंड आई विल थ्रो द डिग्री ऑन योर फेस। इतना गुस्सा मेरे पर क्यों कर, देखो बिकॉज आप चुप बैठे हो, आप देख रहे हो सब कुछ, डिपार्टमेंट का माहौल, आप चुप बैठे हो। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, तुम ठंडी हो जाओ, तुम एग्जाम लिखना, और मैं तुमको 1 महीने का टाइम देता हूँ, तो तुम क्लिनिकल ड्यूटी से तुम आराम करो, अब अभी नहीं लो, मैं दूसरे किसी को लगाता हूँ, तुम करो, पढ़ाई करो। एग्जाम राइट किया, पास हो गए। सो आफ्टर दैट जो डिग्री जब मुझे मिली, पहली डिग्री मेरी न्यूरोसर्जरी की, उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया। उसके बाद वो सब लोग जो मुझे मेरे अगेंस्ट में थे, बहुत प्राउड फील करने लगे कि यस, इतना मुश्किल उसके लिए एनवायरनमेंट था, लेकिन वो निकल गए। तो उसके बाद मेरे हेड डिपार्टमेंट ऑपरेशन थिएटर का लिस्ट लेके आते थे कि जरा तुम क्या ऑपरेट करना चाहोगी, तुम कहो। सो दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। एंड इसके बाद में ज़ेरा ब्लूम्ड, टेल अस दैट स्टोरी। सो आई ब्लूम्ड, व्हाई, एक तो डॉक्टर्स भी मेरे फेवरेबल हो गए, और सबसे ज्यादा नर्सेस, जो नर्सेस थी हमारे पास,
एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जैसे सर्जरी कर रही हूँ, कोई मिस्टेक हो, कुछ प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं आ रहा है ब्लीडिंग, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट ये है ना, मैंने उसको देखा है, वो सर्जन वो ऐसे करते, बिकॉज वो लोग 20-20 साल से वहां पर काम कर रही है, उनको सब पता है, सारे ट्रिक्स पता है। ओके, रिलैक्स। तो जो नर्सेस ने जो मुझे सिखाया, और फिर मेरे इतनी केयर करते थे कि यार पूरी रात थक गए हो, दो चाय पियो। वो चाय तो नाम की चाय होती थी, वो दूध में थोड़ी पत्ती डाल के वो दूध पियो। दूध पीती नहीं थी मैं, तो दूध दूध नहीं पीती थी, तो चाय की पत्ती डाल दी उसको, एक ग्लास पियो, ये जो मौसम्बी खाओ, ये कुछ करो, वो अपना टिफिन खाओ के मुझे खिलाते। तो वो एक माहौल जो बदला, तो इट वाज माय बेस्ट पीरियड। फिर एक मौका आया, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि ऐसे जर्मनी में कॉन्फ्रेंसेस होती है। मैं कहा जर्मनी, फ्लाइट की टिकट पैसे किसके पास है, और रजिस्ट्रेशन? मैंने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन का तो तुम इनको लिखो, प्रोबेबली आप लिखो कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई कांट अफोर्ड इट, तो आपकी फीस, क्योंकि वो 1000 डॉइच मार्क्स उस जमाने में सोच भी नहीं सकते। और फ्लाइट की टिकट किसी ने मुझे, हॉस्पिटल के जो फंड है उसमें से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, और वहां पर जो है पूरा फ्री मुझे, जर्मन डिपार्टमेंट जो था उन्होंने मुझे, तो वहां जाके जो मैंने देखा, जो डिसिप्लिन, जो कंट्री की क्लीनलीनेस, जो डिपार्टमेंट की सफाई, जो पैशन जो है साइंस के लिए, जो बाहर बर्फ गिर रही है, -10 डिग्री टेम्परेचर है, और 7 बजे अंधेरा, हाँ बाहर बिल्कुल पिच डार्क है, अंधेरा है, 8 बजे सनराइज होती है, हाँ 7 बजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोफेसर साइकिल चला के, हाँ, क्योंकि दे वांट टू बी फिजिकली फिट, बर्फ में साइकिल चला के, एंड ऑल्सो दे थिंक ग्रीन, कि नहीं गाड़ी में क्यों आना है, एक आदमी गाड़ी में आएगा, जरूरत क्या है, तो गो ग्रीन। वो साइकिल चला के अपनी साइकिल्स पार्क, जो हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पार्किंग होती थी वो गाड़ियों की नहीं होती थी, और साइकिल्स की होती थी। तो पूरा फैकल्टी साइकिल चला के आ रहा है, बर्फ गिर रही है, वो सब लेदर वो सब पहने हुए, 7 बजे हॉस्पिटल में काम शुरू। इंडिया में 10 बजे कोई आता ही नहीं था, 7 बजे पूरा डिपार्टमेंट, 8 बजे पहला पेशेंट ओटी में इंसिजन लग जाता, और पूरा दिन उनका एक के बाद एक के बाद एक सर्जरी, और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी, क्या गैजेट्स, क्या एक अलग दुनिया थी। तो वो 1.5 साल वहां पर रही मैं, दैट वाज एन अमेजिंग पीरियड। You went there with your husband also, With my right? husband. Yeah, yeah. And then you came back. Then I came back. Tell us that तो story. जब मैं वापस, तो मैं 1.5 साल वहां पर रही, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और मैंने सोचा कि अब जो मुझे सीखना था मैंने सीख लिया, अब कंट्री के काम आएंगे। मुझे डिग्री किसने दी? इंडिया ने दी, तो आई हैव टू कम बैक। मुझे वहां पर लोगों ने बहुत बोला कि नहीं, यहाँ पर वापस एक पीएचडी लिखो तो यू विल बिकम फैकल्टी देयर, जर्मनी में काम करो। तो नहीं काम करना है वहां पर, मैंने जो पढ़ना था मुझे बहुत पढ़ लिया इंडिया में। मैं जब वापस आई तो वही मेरी फैकल्टी, मेरे डिपार्टमेंट पुराने पागल हो गए, क्या वापस इंडिया आए, किसने बुलाया था, किसने बोला था, ये क्या। मैं तो सोच रही थी कि मैं बहुत बड़ा काम किया, मैंने सब कुछ छोड़ के मैं वापस आ गई, लेकिन यहाँ कोई भी खुश नहीं है मुझे देख कर, क्योंकि मैंने ये देखा कि अब वो लोग समझ रहे कि ये हमारी कंपेटिटर बन के आ गए, जबकि मेरे से 20 साल सीनियर, कोई कंपटीशन की बात ही नहीं थी। They were there and I was here. लेकिन वो पूरा again start from zero. So You joined Azad again, Maulana Azad. I joined St. Stephen's Hospital. हाँ, Saint Stephen. Yeah. St. Stephen's Hospital है दिल्ली में, तो वो एक almost like it's a Christian missionary hospital है। और इंटरेस्टिंग बात उसकी ये है कि हॉस्पिटल के पास में एक एनजीओ है, उसका नाम है पालना। पालना जैसे होता है बच्चा जिसमें, तो पालना क्यों है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बड़ा सर होता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइन टेढ़ा है, पैर नहीं काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड मी? या
तो उनको मार तो नहीं सकते वो बच्चों को, तो वो क्या करते थे, ऐसे बच्चों को गार्बेज बिन्स में फेंक के आ गए, कहीं गांव में खेत में छोड़ के आ गए कि नेचुरली या तो कोई जानवर खा जाएंगे या वैसे मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो एनजीओ है उन्होंने क्या किया कि वो एक बड़ा सा एक पालना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडल बनाया और सब जगह एडवर्टाइज किया। तो वो क्या है कि जैसे ये बच्चा है, पेरेंट्स नहीं देखभाल कर सकते हैं, बहुत डिफॉर्म्ड है, बहुत तकलीफ है, तो उस पालने में छोड़ के चले जाते थे। तो पालना वो अलार्म होता था तो सेंटर में वो अलार्म बजता था, तो वो अडॉप्ट कर लेते थे उस बच्चे को। चर्च नहीं, दैट एनजीओ, एनजीओ, ओके, हाँ, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। एंड फिर वो बच्चे को सेंट स्टीवंस में लाते थे ट्रीटमेंट के लिए, वो कंप्लीटली फ्री होता था। और वो फ्री ट्रीटमेंट और वो ऐसे बच्चे, तो मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा उसमें मजा आता था कि बिल्कुल होपलेस बच्चा है, उसको कैसे ठीक करना, वो ठीक हो भी जाते थे बहुत बार। तो वो शुरुआत हुई कि मेरी क्रिएटिविटी वहां से शुरू हुई और मैं फिर वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बन गई और वहां पर बहुत नई चीजें मैंने डिपार्टमेंट सेटअप किया वहां पर, स्लोली बाय स्लोली। जैसे कहते हैं ना कि ब्रिक बाय ब्रिक मैंने, क्योंकि वहाँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं था, तो ब्रिक बाय ब्रिक मैंने बनाना शुरू किया कि ये जो पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पर, डिप्राइव्ड एरिया है, वो ओल्ड दिल्ली का एरिया कहते हैं, तो पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, एडल्ट सर्जरी, वो सब मैंने शुरू किया। You were the first woman neurosurgeon in India, right? No, in Delhi, in north. In North, The okay, north. okay. And साउथ में एक लेडी है डॉक्टर कनका, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप शी डाइड 2 years बैक। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जैसे मेरी स्टोरी है, तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा कि यस, आई थिंक मेरी स्ट्रगल मल्टीप्लाइड बाय 10 इज डॉक्टर कनका। अच्छा, आप उनको देखो अभी, अगर जब 2 years बैक व्हेन आई लास्ट मेट हर, इतनी छोटी, साड़ी में लपेटी हुई पूरी, इतना बड़ा तिलक, आप कभी सोच नहीं सकते हो अगर आप उनसे मिलेंगी कि इतनी अच्छी न्यूरोसर्जन है। इसीलिए अपीयरेंसेस आर वेरी डिसेप्टिव। आप जैसे पहले से सोचते हो कि ये तो नहीं, ये तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो किसी को डोंट जज अ बुक बाय द कवर, या आप कभी नहीं सोच सकते हो कि शी इज सच। उनके साथ में जो जो हुआ वो अगर आप सुनोगे तो मेरी स्टोरी तो कुछ नहीं है, उनके साथ कुछ भी नहीं है। आप जब उस हॉस्पिटल में थे तो बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए आपके साथ जिससे आप बहुत कुछ सीखे, मैं भी शायद उन्हें बताएं। छोटी लड़कियों ने आपको कुछ सिखाया था, 16-17 year old गर्ल। एक लड़की थी अबाउट 14-15 साल की, मुस्लिम लड़की थी, वो हमेशा वो दुपट्टा लपेट के आती थी, और चूंकि आई वॉज द ओनली वुमन तो वो भाग के मेरे पास आती थी दिखाने, मैडम एक बार देख लो ना मुझे, मैडम एक बार देख लो ना मुझे, मैं तो देख रही हूँ ना, देख रही हूँ ना। फिर मैं जब नहीं होती थी आउट पेशेंट में तो फिर मेल पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाती नहीं थी, वो आती थी, अब उसका कार्ड ब्लैंक रहता था, वो भाग जाती थी, दिखाती नहीं थी। फिर एक बार वापस मेरे पास आई, मैडम एक बार बराबर से देख लो ना मुझे। क्या बोलती रहती है बराबर से देख लो मुझे, मतलब बराबर से देखना, मैंने न्यूरोलॉजिकली तुम्हें एग्जामिन कर लिया, साइड में ले जाके देख लो। तो उसको बीमारी ये थी कि टीबी की वजह से ब्रेन में पानी भर गया था। तो मेरे बॉस ने उसको ऑपरेट किया था काफी साल पहले, तो उसमें पानी जब भर जाता है ब्रेन में, प्रेशर बढ़ जाता है, ओके। तो उसके लिए एक पतला सा पाइप, सिलिकॉन का पाइप होता है, यहाँ होल बना के फिर उस पाइप को स्किन के नीचे पेट में डाइवर्ट कर लेते, बाईपास बना देते, पानी का बाईपास। तो शी वाज डूइंग वेल, कहाँ उसकी हालत पहले थी, लेकिन एक बराबर से देख लो ना मैम, यहाँ पीछे थोड़ा देख लो ना, इसमें कहाँ पीछे का देखने का बात। ओके, इतनी बार वो मुझे बोल रही थी उसको देख, तो मैं उसको
एग्जामिनेशन रूम में ले जाके उसने कहा, उसको पूछा मैंने, तुम कहना क्या चाहते हो? तो मैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ देख, वो मुझे बता नहीं पा रही थी कि मेरा प्राइवेट एरिया मुझे देखो। तो वो पाइप जो डालते हैं हम अंदर यहाँ पेट में डालते हैं, पेट की जो लाइनिंग होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, ब्रेन के पानी को। बाय सम मिसहैप वो पाइप निकल के उसके प्राइवेट एरिया से निकला, ओके, फ्रॉम द वजाइनल वॉल। तो वो मेल डॉक्टर को बताना नहीं चाहती थी। तो जब उसने मुझे इतना करके कहा, तो जब मैंने एग्जाम किया तो वो पाइप निकला हुआ है, उसमें से बराबर पानी टपक रहा है, क्योंकि वो ब्रेन का पानी है। God, I said this is like a walking talking disaster, क्योंकि वहां कितने बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर ऊपर चले गए ब्रेन में तो you can imagine she will die. The cleanest part of the body, brain, dirtiest part there. Dirty, not dirty, but bacteria. Immediately उसको एडमिट किया, वहां से वो पाइप को डिटैच किया, ऊपर से पाइप को निकाला। उसके बावजूद कि हमने इतनी कोशिश करी, उसको इतना सीवियर मेनिंजाइटिस हुआ, बेचारी 1 महीना हॉस्पिटल में रही, स्ट्रगल किया, लेकिन स्लोली शी केम आउट ऑफ द स्टोरी। तो मुझे एक समझ में आया कि जैसे हम लोग मोस्टली डॉक्टर्स, पेशेंट सामने है, हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इसकी आधी स्टोरी सुनी, इसकी आधी स्टोरी सुनी, बराबर किसी की नहीं सुनी। तो वो कितने महीनों से वो आती थी आउट पेशेंट में, लेकिन किसी ने उसकी स्टोरी एक्चुअली नहीं सुनी। उसके बाद से मेरा एटीट्यूड मैंने बदला, हर पेशेंट को वक्त दो, या तो ना देखो, देखना है तो उसको पूरा वक्त दो, उसको पूरा डिटेल में एग्जामिन करो। मेरा पूरा एक वाटरशेड कहते हैं ना, एक डिफाइनिंग मोमेंट, ये अब गलती या अब मेरे से नहीं होगी। Saudi Arabia happened to you. Tell us about that. So Saudi Arabia, there was this hospital which had seen my CV, और मुझे बहुत दिन से वो लोग इनवाइट कर रहे थे कि आप आओ यहाँ पर डिपार्टमेंट सेटअप करो, बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं, मुझे नहीं जाना है उस कंट्री, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। फिर क्या हुआ कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रॉमिस किया था कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, बहुत पुराने हैं, बाबा आदम के जमाने के हैं, हम उसको अपडेट करेंगे, हम उसको आपको नए टूल्स देंगे, क्योंकि सर्जरी इज ऑल अबाउट गुड टूल्स। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ब्रेन की सर्जरी कर रही थी, जिसमें ब्रेन का एन्यूरिज्म होता है, कि ब्लड वेसल के अंदर एक एन्यूरिज्म होता है, कि जिसके ऊपर आपको बहुत आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर सर्जरी करके उसके ऊपर क्लिप लगाना है। उस वक्त वो पुराना माइक्रोस्कोप अटक गया, और उस जगह में मैं काम कर रही थी, वो एन्यूरिज्म फट गया। एन्यूरिज्म फटना मतलब इतना सीवियर ब्लीडिंग कि आप कुछ नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप अटक गया, पेशेंट डाइड। तो उस वक्त वापस मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वजह से। मैं क्यों किसी को खतरे में डालूं जबकि इक्विपमेंट सही नहीं है, वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा सऊदी अरेबिया वाले को आई एम कमिंग देयर, आई एम जस्ट कमिंग टू हैव अ लुक, मुझे देखना है। मैं वहां गई तो मैंने देखा कि ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल, एवरीथिंग दैट आई वांट इज हियर। फिर मैंने सोचा कि इतने बैकवर्ड थिंकिंग कंट्री में कोई एक औरत के पास ब्रेन सर्जरी करवाने कौन आएगा। तो मैंने, जो ओनर था, चेयरमैन था हॉस्पिटल का, मैंने उससे कहा, मैं कहा यस शेख, बट हु विल कम टू मी। अच्छा, ही वाज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड मैन। उसने अपनी स्टडीज पूना में करी थी। उस जमाने में सब अरब अमेरिका नहीं जाते थे, इंडिया आते थे। तो उसकी पूरी फैमिली, उसकी सिस्टर वाज अ फार्मासिस्ट, पीएचडी, वो खुद भी। यू डोंट वरी अबाउट दैट डॉक्टर, विल टेक केयर। तो मैंने पहला सर्जरी किया, मैंने कहा कोई मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। वो उसने दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मैं अपने आराम से, मैं कहा नहीं, मुझे कोई बताना नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं करना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बताएगा कि हाँ शी इज रिलायबल, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ऐसा हुआ कि 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल्स की मैं
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई वहां पर। सो मैं 3 डिपार्टमेंट्स रन कर रही थी, जो कि वहां पर अनहर्ड था, क्योंकि उस कंट्री में भी कोई वुमन न्यूरोसर्जन तब नहीं था। और मुझे देख के अभी, नाउ आई एम टॉकिंग 15-16 years later, इतनी वुमेन न्यूरोसर्जन हैं वहां पर, द मार्केट इज फ्लडेड। इट्स लाइक अभी लड़कों से ज्यादा लड़कियां न्यूरोसर्जरी कर रही हैं। पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। You were the pioneer. So then you were there for 15 years. 15 साल आप वहां थे, लेकिन something else happened and you came back. Why? So then मुझे जो मिलना, मुझे चाहिए था कि अच्छे हॉस्पिटल में काम करूं, टेक्नोलॉजी है, वर्किंग कंडीशंस है, अच्छी नर्सेस है, अच्छा आईसीयू है, लेकिन अब बहुत हो गया। नाउ टाइम टू कम बैक टू इंडिया, टाइम टू कम बैक टू इंडिया एंड डू द सेम थिंग हियर। तो यहाँ मैंने आगे भी बहुत कोशिश करी थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वापस आऊं, वो पॉसिबल नहीं हो सका। क्योंकि बहुत सारे बायसेस है, बोल के कोई फायदा नहीं है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहा है कि मैं बहुत ब्लंट रही हूँ बोलने में। ये अच्छा है, ये खराब है, ये सही है, ये गलत है। तो उस वजह से थोड़ी सी अनपॉपुलरिटी रही कि वो जो पॉलिटिकल भाषा बोलना, मीठा मीठा सामने बोलना, वो नहीं आया। तो वो डिपार्टमेंट्स बहुत हेजिटेट करते थे मुझे लेने के, कि ये गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। एमआरआई मशीन खराब है, उसको कोई सही नहीं कर रहा है, बाजू में प्राइवेट सेंटर है, वहां पर पेशेंट भेज रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है आपको, लेकिन ये बोलने वाला कोई नहीं है कि ये इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट ये नहीं चल रहा है, तो इसका एएमसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ठीक करवाओ। नहीं नहीं नहीं, दूसरा खरीदेंगे क्योंकि उसमें किकबैक्स मिलते हैं। तो ये आपके पास है, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, दूसरा ऑर्डर करो। तो बहुत सारी चीजें मैं बहुत ओपनली बोलती थी, तो लोग मुझसे बहुत घबराते थे, तो मुझे वो नहीं मिला। फिर मैं वापस प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पर आई। सेफी के बारे में बताएंगे? तो सेफी हॉस्पिटल इज वेरी फेमस हॉस्पिटल इन बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में है। और उसमें अच्छी बात है कि जैसे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए, ऑरेंज राशन कार्ड, येलो राशन कार्ड के लिए, तो उसमें फिर वो मैं फ्री सर्जरीज भी कर सकती हूँ, जो कि मेरा मेन एम था। और जो पे कर सकते हैं उनके लिए पेड सर्जरी है, इंश्योरेंस वाले हैं उनके लिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे मुझे कभी याद आ रहा है, एक पेशेंट मेरा, यंग बॉय फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, फैजाबाद, तो उसको मैंने ऑपरेट किया। वो ड्राइवर था यहाँ पर किसी कंपनी में, और उसका जो छोटा ब्रेन है सेरिबेलम, वो सेरिबेलम आके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेस कर रहा था और स्पाइनल कॉर्ड में पानी भर गया। तो उसकी एक स्पेशल सर्जरी होती है, जो मैं बहुत 25 साल से मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है वो सर्जरी करने, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो लड़का विजय, उसको मैंने बोला कि उसके पास पैसे ऑफकोर्स नहीं थे, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम अप्लाई करो, मैं उसको अप्रूव करूंगी। उसका बिल्कुल फ्री में सर्जरी हो गया। और उस वक्त कोरोना का लॉकडाउन हुआ। उसको मैंने जैसे तैसे बोला कि तुम जल्दी डिस्चार्ज होके घर जाओ, क्योंकि सब कुछ बंद हो रहा है, हॉस्पिटल्स भी। और उस वक्त एक कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया था हॉस्पिटल में, तो बीएमसी ने आके हॉस्पिटल को सील कर दिया। वो टाइम बहुत हॉरिबल टाइम था। तो वो बेचारा घर गया, उसके सूचर्स टाके भी नहीं खुले थे, कि भाई के यहाँ किसी गैरेज में रहता था। तो फिर मैंने कैसे चोरी छुपी उसको बुलाया, मैं कहा 10 दिन के बाद आओ तुम, मैं तुम्हारे सूचर्स काटूंगी। तो हॉस्पिटल पूरा बंद, मैंने कॉरिडोर में उसके खड़े होकर सूचर्स काटे। फिर उसने कहा कि मैम मेरे पास यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है, तो मुझे तो जाना है। कैसे जाओगे? और अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है, 10-12-14 दिन पहले, सोचो।
वो अपने भाई के साथ स्कूटी में बॉम्बे से फैजाबाद ड्राइव करके गया। उसने 7 दिन लिए पूरा जर्नी कवर करने में। और मैं उसको बोल रही थी, मैं कि प्लीज तुम मुझे मैसेज करते रहना, बीच में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो जाए। वो इतना स्ट्रेसफुल टाइम मैंने कभी निकाला नहीं होगा। मैं कहा ये लड़का, ये मेरे जैसे मेरा बच्चा है ये, कि ये पहुंच जाए घर, बस वो घर पहुंच गया। एंड ही इज बैक नाउ टू बॉम्बे स्टोरी। बट वो ऐसी ऐसी क्राइसिस देखी है सबके साथ। हम सब बहुत खुशनसीब है कि आप भारत में हैं और भारत में इन सारे मरीजों को मदद कर रहे हैं। वक्त चला जा रहा है तो आप कुछ दिखाना चाहते थे उन्हें? तो मुझे ये बताओ कि इस हॉल में किसी ने सोचा है कि ब्रेन क्या है? क्या है ब्रेन? इट इज द सेंटर ऑफ आवर बीइंग। और एवोल्यूशन जो होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन ब्रेन। अगर एवोल्यूशन में मानते हो या नहीं भी मानते हो, लेकिन हम ये तो सब मानते हैं कि पूरी क्रिएशन में हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो कि बेसिक यूनिट तो न्यूरॉन्स है ना। न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं, चैटर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और जॉइंट होता है एक्सॉन के साथ। और ये एक्सॉन क्या होता है? एक एक्सॉन दूसरा एक्सॉन के साथ इलेक्ट्रिकली बात करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करता है। अगर आप ये देखो कि ह्यूमन ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और एक तरफ आप देखो यूनिवर्स को, तो 100 बिलियन नॉन गैलेक्सीज है, और ये गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ बात करते हैं अक्रॉस द सेम नेटवर्क। तो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उसने एक न्यूरोसर्जन के साथ में मिलके बहुत पाथ ब्रेकिंग ये डिस्कवर किया कि देयर आर ह्यूज सिमिलैरिटीज विद द ह्यूमन ब्रेन एंड द वे द यूनिवर्स, द गैलेक्सीज, द स्टार्स टॉक टू ईच अदर। तो ये कोई फ्लूक तो नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है। तो somebody has made this universe and made the brain in the same way। इसी तरह से सोच समझ के बनाया है ये ब्रेन। तो ये जो ब्रेन बना है, और जब मैंने पहली बार ब्रेन को देखा, जब मैं वो अनपेड फेलोशिप कर रही थी, अनपेड, उस दिन एक ब्रेन में एक आर्टरी फट जाती है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म रप्चर हुआ। तो उसकी सर्जरी सुबह से एक बहुत बड़े प्रोफेसर शुरू कर रहे थे। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं देखा ये। मैं व्हाट्सएप हो गई, मैं फर्स्ट असिस्टेंट होता है सेकंड, वो सब माइक्रोस्कोप में देख के, क्योंकि वो आर्टरी इतनी पतली सी होती है तो उसको मैग्नीफाई करके बड़ी करके देखते हैं। मैं वॉश हो गई, मैं कहा अभी देखेंगे, अभी क्लिप होगा, अभी देखेंगे, अभी क्लिप होगा। और ऑन कॉल भी थी, तो बीच में से कैजुअलिटी से कॉल आता तो मैं कपड़े चेंज करके वापस कैजुअलिटी जाती, मैं वापस दौड़ के आती, अरे एन्यूरिज्म क्लिप होगा। उस टाइम को 17 आवर्स हो गए, 17 घंटे पूरे। एन्यूरिज्म मिला, क्योंकि इतना जेंटली जाना पड़ता है। आपने कुछ क्रिटिकल एरियाज है कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जितनी भी ह्यूमन बीइंग, हम लोग दूसरे एनिमल से अलग क्यों हैं? कि मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ प्रोफेसर राजेश स्मोक करके सिगरेट फेंक दी, इमीडिएटली मैं उठा के उस सिगरेट को हटा दूंगी, कोई जल ना जाए, कोई जल ना जाए। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट। ये मेरे पास कोई रोता हुआ आया, मैंने उसको ममता दिखाई, मैंने उसको मदद करी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैं बोल रही हूँ, मेरे वर्ड्स बराबर समझ में आ रहे हैं तुम लोग को? नहीं आ रहे हैं कि मैं स्टैकेटो स्पीच में हूं? आई इट दिस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नो,
उसका सेंटर कहाँ है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स हाउ यू विल स्पीक। कोई बोलता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेरिबेलम में प्रॉब्लम। एक एक हिस्सा ब्रेन का इंपॉर्टेंट है, कौन से हिस्से में कैसे जाना है, कैसे बिना हार्म किए। नहीं तो आपने सर्जरी करी और उस पेशेंट की स्पीच चली गई, आपने सर्जरी करी, ये हाथ पैर चला गया। तो इतने हमारे पास टूल्स है। जैसे अभी लास्ट वीक मैंने 18-year-old बॉय को ऑपरेट किया, उसका एक ट्यूमर था जो हम कहते हैं रोलैंडिक एरिया। रोलैंडिक एरिया क्या होता है कि वो एरिया होता है ब्रेन का जो ऑपोजिट साइड के हाथ पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब मैं उस एरिया को सर्जरी करके निकालूं और वो हाथ पैर पैरालाइज हो जाए तो फायदा क्या उस सर्जरी का? ट्यूमर तो निकल गया लेकिन वो तो डिसेबल्ड हो गया पेशेंट। तो उसको हम अवेक क्रेनियोटोमी बोलते हैं। पेशेंट को अवेक रख के फुल एनेस्थीसिया नहीं देते, वो जो पेन के एरियाज है उसको सब ब्लॉक कर दिए। पेशेंट बैठा है, बात करते करते, हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ एनेस्थेटिस्ट पेशेंट से बात कर रहे हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाता है, पैर उठाओ, पैर उठाता है, बात करो, बात करता है। तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम आया तो हम यहाँ स्टॉप हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइडेड सर्जरी। फिर दूसरी आता है हमारे पास एक टूल है नेविगेशन। जैसे आपके फोन में नेविगेशन है, एरोप्लेन्स में नेविगेशन है। तो एक ट्यूमर है डीप इनसाइड द ब्रेन। अब उस सेंटर पॉइंट पे जाना, मैं कहाँ से जाऊं? पूरा ब्रेन तो नहीं खोल सकती, मुझे तो जाना है छोटे विंडो बना के। तो वो जो टूल्स है वो आपको नेविगेट करते हैं। क्या सो मेनी डिग्रीज, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कैसे जाएंगे, कौन सा सेफ एरिया है, कैसे निकालेंगे उसको, तो वो नेविगेशन है। फिर तीसरा टूल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होता है, तो वो जितने इंपॉर्टेंट मसल्स है बॉडी में उसमें वायर्स डाल के वो रियल टाइम देखते हैं कि उसके सिग्नल्स कैसे हैं। वो देखते हैं कि सिग्नल ड्रॉप हुआ, इसका मतलब कोई सेंसिटिव स्ट्रक्चर हमने टच किया है या डैमेज किया है, तो हम रुक जाते हैं। इसलिए सर्जरी अभी क्या है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। IIT बॉम्बे शुड हेल्प अस इन मेकिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड एक्चुअली अभी पूरी दुनिया में यही चल रहा है। जैसे टेस्ला सेल्फ ड्रिवन कार्स, वो गाड़ी अपने आप को ड्राइव करेगी, पार्क करेगी। तो सर्जिकल रोबोट्स आ गए। ओनली इन न्यूरो सर्जरी ब्रेन में रोबोट्स नहीं काम कर रहे। इसके अलावा एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई। इतना डीप, जैसे यहाँ ट्यूमर है तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था, पहले हम पूरा खोल के वहां जाते हैं। अब रोबोटिक आर्म से बहुत इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं रोबोटिक सर्जरी। So if you are interested, I can show you a short clip. शॉर्ट क्लिप प्लीज दिखाइए। So ये CT स्कैन है ब्रेन का। As you can see कि ये नाक की तरफ है, ये बैक ऑफ द हेड है, और ये जो ब्लैक जो दिख रहा है वो पानी का एरिया है। तो ब्रेन जैसे स्कल के अंदर है, तो स्कल और ब्रेन के बीच, क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है और स्कल हार्ड है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास पूरा पानी होता है, और एक पानी का रेजर्वोयर अंदर भी होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेन का ये पानी का एरिया है और ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इस पेशेंट में ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूमर है। तो ये पानी के एरिया, नॉर्मली पानी का एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, इतना पानी नहीं होता ब्रेन में, तो ये पानी के एरिया को ब्लॉक कर रहा है। ये अपनी दोनों आई बॉल्स है, तो ये ऐसे कट्स ले रहे हैं ब्रेन में। अगेन वो ट्यूमर आपको दिखाएंगे। ये पानी का एरिया, पानी इसमें ब्लॉक हो गया है तो बहुत स्वोलन हो गया है। तो पानी का रुकावट है ब्रेन में। रुकावट का सबब है
अगेन ये ट्यूमर। ओके, अब ये ट्यूमर बेसिकली इट्स 1.2 सेंटीमीटर साइज, इतना एक चने का दाना होता है वो उस साइज का ट्यूमर है। लेकिन देखो कहाँ डीप है, ये सरफेस है, हाँ, यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है, अब कैसे वहां पहुंचे। और इसके नीचे जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, दोनों आंखों की नर्व्स जिससे हम लोग देखते हैं, इसके नीचे जो कॉन्शियसनेस का एरिया है, अगर यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ तो पेशेंट वेकअप नहीं होगा, डीप कोमा में चला जाएगा। फिर भूख लगती है, पेट भरता है, वो सब स्ट्रक्चर्स इसके नीचे है। पिट्यूटरी ग्लैंड सुना होगा आप लोगों ने नाम, पिट्यूटरी ग्लैंड इज बिलो दिस स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हमने जो है इसकी सर्जरी करी, जस्ट लुक अंडर द माइक्रोस्कोप के ब्रेन कैसा लगता है। तो ये हम लोगों ने छोटा सा विंडो बनाया नेविगेशन के साथ कि ये बराबर अप्रोप्रिएट जगह है। तो आप देखते हो कि ब्रेन कैसा है, कितना फाइन ऑर्गन है, ये सारे ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल को भी बचाना है, ये मेन वेन है, इसको बचाना है। तो ये मेरे हाथ में जो ब्लू है वो एक बाइपोलर बोलते हैं, तो ये ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये हम अपना रास्ता बना रहे हैं अंदर जाने का। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। अब आपको याद है कि यहाँ ऊपर से नीचे कितना डीप था वो ट्यूमर। तो वो पानी की कैविटी में जाके ये अपना रास्ता खोल के, ओके, नाउ आई विल शो यू द ट्यूमर, हाउ द ट्यूमर लुक्स। तो ये वो ट्यूमर है, वो जो इतना साइज का था। अब इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो एरिया है, ये इसको बचाना है। ये नीचे जो वेन है, ये नीचे जो वेन है, इसको बचानी है। यहां पर ये जो वेन है, इसको बचानी है, और ट्यूमर को भी निकालना है। क्योंकि किसी भी एक स्ट्रक्चर में जैसे प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो आपकी रिसेंट मेमोरी चली जाती है, आपको याद नहीं रहता कि मैंने 2 मिनट पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। सो योर रिसेंट मेमोरी विल गो अवे। तो इतना डीप जाके ये फाइन डिसेक्शन करके सीजर से ये ट्यूमर को निकाल रहे हैं। ये इतनी छोटी सी चीज है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक सर्जरी के पीछे, जैसे कल सर्जरी है मेरी, और एवरीथिंग इज अबाउट प्लानिंग, तो उसके पहले पूरा जैसे वीडियो टेप चलता है मेरे दिमाग में, जैसे अभी यहाँ चल रहा है, तो उसके पहले प्लानिंग में पूरी रात 2 दिन मैं ऐसे जाऊंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर आई विल डू दिस, फिर मुझे ये दिखेगा, फिर मुझे ये करना है, फिर अगर ये डैमेज हुआ तो मुझे क्या करना है, फिर अगर ब्लीडिंग हुई तो मैं क्या करूंगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करूंगी। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, ये सही नहीं, तो मुझे दूसरा अप्रोच लेना है, तो नहीं मुझे यहाँ से जाना है, फिर मैं ये करूंगी। तो ये जैसे आप रात को सो रहे हो, लोग देख रहे हैं कि आप सो रहे हो, तो ये, सॉरी आई विल शो यू दिस। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेन नर्व फॉर द राइट आई, दिस इज द नर्व, और ये मेन आर्टरी है ब्रेन की, ये मेन आर्टरी है। अगर ये रप्चर हो जाए, तो जैसे वो मेरे हॉस्पिटल में हुआ था, एन्यूरिज्म, ये है एन्यूरिज्म, ये इसके ऊपर मुझे क्लिप लगाना है और इसको पूरे को बचाना है। और ये कहाँ है, ये ब्रेन के ऐसे नीचे, ब्रेन को उठा के नीचे से कर रहे हैं। सो ये है एन्यूरिज्म, ये दिख रहा है आपको।
This is that main artery. इसको carotid artery बोलते हैं. Anyway, I think I will stop it here. So this is the challenges that we face. तो brain भी है और spinal cord भी है. Spinal cord में भी यही है. कभी-कभी पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, एडल्ट्स में, तो वो हम लोग करते हैं, ठीक करते हैं. पेशेंट चलता हुआ निकलता है. बस ये एक सबसे जो अच्छा लगता है कि हमारी वजह से, हेल्प से, ये जो पेशेंट का दर्द था, तकलीफ थी, कमजोरी थी, वो ठीक हो गई. वेरी फैसिनेटिंग. आपको क्या लगता है? आपको ज़ेरा दी कहूंगा, जैसे हम हमारे सारे बच्चे कहते हैं. तो ज़ेरा दी से मेरी पहली मुलाकात हुई. मैं ढूंढ रहा था कि आपके सामने मुझे ऐसे अतिथि चुनने थे कि जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे. आपको लगता है आप उन्हें भूलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ. तो जब मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछी कि आपको मेरी एक मांग पूरी करनी है. तो उन्होंने कहा क्या? बोला आपको एक बोतल में ब्रेन लेके आना है तो बच्चे हाथ लगा के देख सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ला सकी. उन्होंने प्रॉमिस तो किया था मुझे, शायद अगले साल आप लेके आएंगे. Yes. हाँ, क्योंकि वो मुझे आपको दिखाना था कि क्योंकि मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ था जब मैं 9वीं कक्षा में था. मुझे भी ऐसे ही कहीं चुना गया था और भेज दिया था. और वहां जाके वहां के टीचर ने सामने ऐसे ब्रेन लाके रखा एंड एक हार्ट लाके रखा और हमने ऐसे उसे हाथ लगा के देखा. वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता हूँ. तो मुझे आपको वो एक्सपीरियंस देना था, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम. तो ज़ेरा दी बहुत बहुत धन्यवाद. एक दो क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि हम बहुत वक्त हमारे पास बहुत कम है. मैम, एक दादी माँ थी, वो ऐसे ही चलते चलते गिर गई. उसे कुछ लगा तो नहीं, सर पे गिरी, पत्थर था, खून तो नहीं निकल रहा, पर वो उसकी डेथ हो गई. क्यों? तो वो गिरी उसकी वजह से डेथ नहीं हुई. वो गिरी इस वजह से कि अंदर में ब्लीडिंग हुई, स्ट्रोक हुआ. स्ट्रोक बोलते हैं ब्रेन हेमरेज जो होता है. तो वो ब्रेन हेमरेज हुआ तो वो अनकॉन्शियस होके गिरी. बाहर की जो चोट है वो अलग बात है, लेकिन वो इतना मैसिव अंदर में ब्लीड की होगी कि उसकी वजह से उसकी डेथ हुई. ब्रेन का प्रॉब्लम ही यही है कि छोटी जगह है, स्कल छोटा है, तो उसके अंदर कुछ भी ज्यादा स्पेस नहीं है कि अगर ब्लीडिंग हो, ट्यूमर हो, तो उसका असर आ जाता है. तो वो जो वाइटल स्ट्रक्चर है, जैसे इसको मेडुला बोलते हैं, तो वो जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो पूरी बॉडी का सीपीयू मेडुला है. हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी हार्ट बीट हो रही है, हम कॉन्शियस है, वो सब सेंटर मेडुला में है. तो जब मेडुला के ऊपर प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर वो डेथ हो जाती है. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, इसका रीजन या इसके बारे में बताइए. तो ब्रेन ट्यूमर के बहुत हजारों टाइप के ट्यूमर्स हैं, तो इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते. लेकिन मोटी बात यह है कि जो एक तो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसर नहीं होता, और एक कैंसरस होता है. कैंसरस ट्यूमर्स के बहुत सारे जेनेटिक पैटर्न्स आते हैं कि कुछ जीन्स है उसमें म्यूटेशन हो गया, गलत हो गया, तो वो ट्यूमर्स बनते हैं. और कुछ जो नॉन कैंसरस होते हैं उनमें समटाइम्स लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है, बैड हैबिट्स, ड्रग अब्यूज, उनसे भी होता है. लेकिन मोटे तौर पर जेनेटिक म्यूटेशन से होता है. एक फाइनल मैसेज दे सके तो बहुत बढ़िया रहेगा. बोलिए. तो एक तो चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप में से किसी को तो न्यूरोसर्जन बनना है. जरूर. शायद एक ना हो तो 10 तो हो सकते हैं. जरूर कर सकते हैं. आपको मोटिवेट किया ना उन्होंने. प्लीज. फाइनल मैसेज मेरा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सर्जन? क्वालिटीज ऑफ अ सर्जन. 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. थिंक अबाउट इट. सोचना इसके बारे में. यू मस्ट हैव द आईज ऑफ एन ईगल. ऊपर उड़ती है ईगल, उसको जमीन पे कौन सा हिल रहा है सब दिखता है. आईज ऑफ एन ईगल. मस्ट हैव द हार्ट ऑफ अ लायन. चैलेंजेस लेने के लिए,
मजबूत चाहिए दिल. You must have the hands of a woman. और ये हाथ तो देखिए, सर्जन के हाथ है. उन्होंने कहा ना एक आर्टिस्टिक एंड लॉन्ग हैंड. अपने पति के बारे में आप बात कर रही थी उस वक्त, लेकिन जरूर ये मैजिशियन के हाथ है. जरूर. Thank you so धन्यवाद. much. Thank you तो- for inviting me with these beautiful ladies.